तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है एवरीवन, राइट। तो इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ये जो एवरीवन है ये कौन सा प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, राइट। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस में आते हैं बेसिकली, राइट। इंडेफिनेट प्रोनाउंस कैसे आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंडेफिनेट प्रोनाउंस को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो प्रोनाउन जो चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर इंडेफिनेट प्रोनाउन इसका एक पार्ट होता है। जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्रोनाउंस के, बड़ा चैप्टर है और हर प्रोनाउन का अपना एक अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस किसी इंडेफिनेट चीज को डिनोट करता है, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि विच आर द इंडेफिनेट प्रोनाउंस, आपको इसको कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है इंडेफिनेट प्रोनाउंस को। और बेसिकली इंडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स फिर इसके साथ रिलेट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर की चॉइस होती है कि इसके ऊपर सवाल किया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस इन एग्जाम कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको कैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सी बात है। इंडेफिनेट वर्ड का मीनिंग अपने आप में ही इंडेफिनेट क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट डेफिनेट, कुछ भी ऐसा जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, राइट। सो ये वर्ड अपने आप में ही बता रहा है। अब इसको कैसे मैं एग्जांपल से समझा सकता हूँ, जैसे देखो मैंने बोला कि राम क्लास में आ रहा है ना। हमारी क्लास का कोई स्टूडेंट है राम, हम बोल रहे हैं कि राम इज कमिंग टू क्लास। नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन और इनडेफिनेट। तो आप बोलोगे सर ये तो डेफिनेट है क्योंकि हमें पता लग रहा है राम आ रहा है। अब राम की जगह अगर मैं बोल देता हूँ ही इज कमिंग टू द क्लास, राइट, कि ही क्लास में आ रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसके जेंडर की स्पेसिफिकेशन हो रही है कि ही आ रहा है, तो मतलब वो मेल है। ऑल्दो वहां पे उस पर्सन का एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है लेकिन उसका जेंडर स्पेसिफाई हो रहा है, राइट। अगर मैं राम की जगह बोल देता हूँ शी क्लास में आ रही है तो भी उसके जेंडर का पता लग रहा है, या रीटा क्लास में आ रही है तो भी उसका, तो हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रॉपर इन वर्ड्स के थ्रू। लेकिन अगर मैं किसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, इफ आई से समबडी इज कमिंग टू क्लास, राइट, अगर मैं बोल देता हूं somebody is coming to the class, राइट। अब देखो somebody से हमें कोई भी पता नहीं लग रहा कि वो ही है, राम है, रीटा है, शी है, राइट। तो जितने भी वर्ड, ट्रिक ये है, इस ट्रिक का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी वर्ड जो इंग्लिश में बडी पे एंड होता है, या कोई भी वर्ड जो इंग्लिश में वन पे खत्म होता है, या कोई भी जो वर्ड है जो इंग्लिश में थिंग पे एंड होता है, सॉरी, वो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बडी वाले वर्ड्स की बात करें, समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, एवरी है। अब आप बोलोगे सर एवरी वर्ड तो खत्म नहीं हुआ। तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये दो शब्दों का ईच और एवरी पे ये ट्रिक नहीं अप्लाई हो पाता बडी वन और थिंग वाला, बट ईच और एवरी भी आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस की ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब वन वाले वर्ड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ समवन है, नो वन है, नन है, राइट, एवरीवन है। फिर यहाँ पे बडी आ गया, समबडी आ गया, एनीबडी आ गया, नोबडी आ गया, एवरीबडी आ गया। ईच एंड एवरी का भी आपने ध्यान रखना, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस ही होते हैं। और थिंग वाले वर्ड्स की बात करें तो देखो समथिंग आ गया, नथिंग आ गया, एनीथिंग आ गया, एवरीथिंग आ गया। अभी जो थिंग वाले वर्ड्स होते हैं ये रेफर करते हैं बेसिकली नॉन लिविंग को। जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उसके लिए हम लगाते हैं ये थिंग वाले जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आपकी क्लासेस अच्छी चल रही हैं तो आप लोगे सर एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी आर इंजॉइंग आवर क्लासेस, राइट। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, नथिंग इज सीरियस। तो थिंग्स के लिए हम लगाते हैं समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, राइट। और जो जब हम सेंटेंस में बात करते हैं पर्सन की, पीपल की, लिविंग बीइंग की, तो उसके लिए फिर चाहे आप बडी लगा लो चाहे आप वन लगा लो। सो समबडी इज कमिंग टू द क्लास मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोई क्लास में आ रहा है, बट वो डेफिनेट हमें वहां पे मीनिंग नहीं दे पा रहा है, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये दोनों ही किस में लगते हैं, आपके लिविंग बीइंग, ठीक है जी। ये आते हैं हमारे लिविंग में, राइट, ये हमारे लिविंग में आते हैं। और इसका ध्यान रखना, थिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं ये आते हैं हमारे नॉन लिविंग, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे बताओ कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग वाले, ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। अब देखो नो डाउट बच्चा डिटरमाइन कर लेता है कि सर समबडी तो एक ही है, समवन भी एक ही है, एनीबडी भी एक है, नो वन भी एक है, नोबडी भी एक है। लेकिन जब ये वर्ड्स आ जाते हैं कि एवरीवन आ गया सेंटेंस में, राइट, या एवरीबडी आ गया, तो फिर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, ईच के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएं। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इन सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम हमेशा ही कौन सी अजम्पशन लगाते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनको कभी भी आपने दे नहीं मानना,
ये कभी दे नहीं होते, इनको हमेशा अजम्पशन लगानी है आपको ही की, राइट, ही मानना है और उसके साथ आपको इन सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ जितने भी ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सब के साथ हमेशा ही जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। आप इनके साथ इज लगा सकते हो, वॉज लगा सकते हो, डज लगा सकते हो, राइट। जैसे हम बोलते हैं ईच पर्सन स्मोक्स अ सिगरेट। अब ये इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट का कॉन्सेप्ट है कि सिंपल प्रेजेंट में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, मान लो इसको मैंने ही माना, तभी तो मैंने फिर आगे क्या बोला, स्मोक्स बोला ना। स्मोक नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखना पड़ेगा, स्मोक्स लिखना पड़ेगा। ईच पर्सन स्मोक्स अ सिगरेट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको दे नहीं मानते स्टूडेंट्स, इनको हमेशा ही ये अजम्पशन लगती है। अब आ जाते हैं, देखो पूरा इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इस नोट को आप जरूर पढ़ें। Like somebody, someone, something, each and every etc are always considered singular, so they take singular helping verb। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर verb इनके साथ singular लग रही है, इनको हम ही मान रहे हैं, तो obvious है singular ही आपको pronoun का case भी लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये pronoun case क्या होता है। चलो वर्ब तो हमें समझ आ गई कि इज लगाना है, आर नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगेगा। सिंगुलर प्लूरल तो आपने बता दिया। ये प्रोनाउन केस क्या होता है, प्रोनाउन केस ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे प्रोनाउन चैप्टर की हम मेरे चैनल पे क्लास है, उसको आप देख सकते हो। अगर हम मैंने बोला इनको हम ही मानेंगे, तो ही के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हिम होता है, राइट। और इसका जो पोजेसिव होता है वो क्या होता है, हिज होता है। तो मतलब इनके साथ हिज लिखा जाए, जबकि एग्जामिनर इनको दे मान के चलता है। जैसे फिर ये 4-5 हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो वो क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट दे का देम होता है, राइट। वो इसका पॉजिटिव एरर में क्या देगा तुम्हें एग्जाम में, ये देता है, देयर देता है वो। तो हमें देयर नहीं लिखना होता है इनके साथ, कभी भी हमें हिज लगाना। ये है प्रोनाउन केस। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो जो स्क्रीन पे है, और एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। अब देखो इसको पार्सिंग करो, अब ये जो ऑफ है ये प्रेपो है, राइट। प्रेपोजिशन के बाद ये जो द मैन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। प्रेपो से पहले ही सब्जेक्ट है एवरीवन। अब अगर एवरीवन सिंगुलर है तभी तो इसने देखो इसके साथ क्या लिखा है, हैज लिखा, मतलब एवरीवन सिंगुलर है। अब एवरीवन सिंगुलर है तो उसने उसको ही माना होगा, अगर इसको ही माना है तो फिर हमारा जो एरर बनेगा वो हमारा यहाँ पे सी पार्ट में क्या यहाँ पे देयर आएगा, क्या आना चाहिए, हिज आएगा। तो ये है केस का एरर। वर्ब इसने सही दी है, हैज इसने सिंगुलर सही दिया है, लेकिन ये केस यहाँ पे रॉन्ग दे रहा है, देयर दे रहा है, जबकि उसकी जगह आएगा हिज। सो राइट सेंटेंस बनेगा, एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज पे एज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। तो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स एग्जामिनर आपको वर्ब के साथ छेड़खानी देगा, प्लूरल वर्ब लगा के देता। अगर यहाँ हैव देता, यहाँ हिज देता, तो फिर इसका बी पार्ट गलत होता, क्योंकि हम जानते हैं हैव नहीं आ सकता, हैज आएगा, राइट। Come to question number second. It was with great difficulty that each of the brothers could get their share of property. अब देखो यहाँ पे बच्चा सोचेगा कि सब्जेक्ट क्या है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे मेन बात होती है एग्जाम में, इसको ढूंढना। अगर सब्जेक्ट आप सही से ढूंढोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा, प्लूरल लेगा, कौन सी लेगा। इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी। अब दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, नई क्लॉज लगी, तो ये सब्जेक्ट है, ईच है इसमें सब्जेक्ट, राइट। इस सब्जेक्ट का डमी सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो वॉज है। So it was with great difficulty that each of the brothers, again यहाँ पे ऑफ preposition आ गई, राइट। ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया और ये इसका सब्जेक्ट है ईच। अब ईच अगर सिंगुलर है तो अगेन ईच को मैं ही अज्यूम करूंगा, ना कि दे मानूंगा। इसने दे माना है, इसने दे माना है, तभी तो ये सी पार्ट में देखो क्या लगा रहा है, अगेन देयर दे रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी हिज। So it was with great difficulty that each of the brothers could get his share of property. अब बोलने में लोग ऐसे बोल देते हैं, एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, ये रॉन्ग है। इट शुड बी एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। एवरीबडी सिंगुलर है, उसके साथ हम हिज प्रोनाउन लिखेंगे, ना कि देयर लिखते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत आता है एग्जाम में। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड स्टेटमेंट में आपको दे रहा है नीदर। एक बात बता देता हूँ, नीदर और ईदर के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन वाला। हालांकि ईदर नीदर आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस नहीं होते, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। सो नीदर ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ईदर टेक सिंगुलर वर्ब। नीदर सिंगुलर है तभी तो उसने यहाँ पे हैज लगाया, मतलब नीदर को इसने कोई भी नहीं, ठीक है। जब उसने हैज लगाया तभी तो आगे हिज भी लगाया, राइट। इसमें कोई एरर नहीं, इसका डी पार्ट है। सो नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, बच्चा क्या करता है, इसका ग्रामर वीक है, जिस बच्चे का ग्रामर पुअर है वो क्या करेगा, इस द टू ब्रदर्स को मानेगा सब्जेक्ट। वो सोचेगा शायद टू ब्रदर्स प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ आगे हैव आएगा, जबकि सब्जेक्ट हमारा प्रेपो से पहले है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट रो, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हैज लगा और फिर आगे हिज भी आ गया, तो ऐसे होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है,
राइट। बोला इफ एनी वन ऑफ द गेस्ट चूज टू लीव बिफोर द सेरेमनी इज ओवर लीड हिम टू एग्जिट क्विकली। तो क्या हो सकता है? अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट इज सेंटेंस का एनीवन, राइट। अगर एनीवन सब्जेक्ट है तो एनीवन तो कोई एक होगा, एनीवन या तो ही होगा या तो एनीवन आपका शी होगा, राइट। अगर एनीवन ही है या शी है तो फिर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? एस और यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इतना बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए कि आप ये बात समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार ये थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आता है, राइट। अब बच्चा क्या सोचेगा? द गेस्ट्स के अकॉर्डिंग शायद पता नहीं चूज आ रहा है। अरे गेस्ट्स तो यहाँ पे इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ये है। अब एनीवन अगर ही और शी है इसके बी वन एस और यस आएगा तो यहाँ पे चूजेस नहीं आना चाहिए, इट शुड बी चोजेस। ये है सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन। द प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी चल पड़ता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसके साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट घूमता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर की मर्जी है कि वो इसके साथ वर्ब को कनेक्ट करके एरर बना के देता है पेपर में, या फिर वो ऐसे एरर देता है जैसे हमने ये स्टार्टिंग में निकाले केस वाले, जो आपको पहले ही बात बता दी है कि ये इसके साथ एक तो प्रोनाउन के केस का कॉन्सेप्ट है और दूसरा सिंगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब लेंगे? हेल्पिंग सिंगुलर लेंगे। ये दो फंडे जुड़े होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ, राइट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहे नन ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स हैव गुड ह्यूमन रिलेशंस एट होम। अब बच्चा क्या करेगा? वो सोचेगा ये वाला सब्जेक्ट है, जबकि ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑफ प्रेपोजिशन का। आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना है कि प्रेपोजिशन जहां पे आती है वहां पे आपको रुकना है, आपको सेंटेंस की पार्सिंग करना नहीं चाहिए। जैसे किसी इंसान की डेथ होती है तो उसके बाद डेथ होने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, पूरी बॉडी की चीर फाड़ होती है, तो हम सेंटेंस का पोस्टमार्टम नहीं करते। ग्रामर में एक वर्ड यूज किया जाता है पार्सिंग, राइट। सो यू पीपल मस्ट नो हाउ टू डू पार्सिंग इन सेंटेंस। पार्सिंग भी वही होता है, ब्रेक करना, तोड़ना। तो जो लेंदी सेंटेंसेस होते हैं उसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए, उसकी पार्सिंग करना आनी चाहिए, राइट। तो ऑफ प्रेपो है तो उसके बाद क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट, राइट। और उससे पहले क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट। तो ये जो द ड्रग एडिक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। नन, नन हम पहचान गए, इसमें वन आ रहा है, राइट। नन में वन आ रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पे वर्ब पे अटैक बजेगा, यहाँ पे हैव में की जगह क्या हो जाएगा? इट शुड बी हैज, राइट। तो ये मैंने 5 क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड करवाए सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउंस को समझाने के वे से। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे इनको कभी दे नहीं मानना। देखो स्टूडेंट्स, हम नॉर्मली बोलते हैं एवरीबडी इज प्रेजेंट इन द क्लास, कभी ऐसे बोला एवरीबडी आर प्रेजेंट इन द क्लास? नहीं, हम बोलते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव, आपको एरर दे देगा, बोलेगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव देयर ओन बुक, तो ये गलत है। जबकि हम बोलेंगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज हिज ऑब्लिक हर ओन बुक, क्योंकि बॉय भी यूज किया मैंने इसमें, गर्ल भी यूज किया, तो गर्ल के लिए हम हर भी लगा देंगे केस और बॉय के लिए हम हिज भी लगा देंगे केस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये शॉर्टकट याद रखना है कि बडी, वन और थिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस को डिनोट करते हैं, थिंग वाले वर्ड्स नॉन लिविंग को रेफर करते हैं, व्हाइल बडी और वन वाले आपके लिविंग बीइंग को बताते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा थ्रू these 5 एग्जांपल्स। Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thanks a lot.